Subscribe, like and share Cosmo Academia. माइक्रोप्लास्टिक्स, अनदेखा खतरा। माइक्रोप्लास्टिक्स हर जगह हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हमारे जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर चुके हैं। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, 5 मिलीमीटर से भी छोटे। इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये आसानी से हमारी नजरों से बच जाते हैं। ये कण अक्सर इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। माइक्रोस्कोप के बिना इन्हें देख पाना लगभग असंभव है। हम उन्हें नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे पानी में, हमारे खाने में और यहाँ तक कि हमारे सांस लेने वाली हवा में भी हैं। ये हर जगह फैल चुके हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और विभिन्न बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिक अभी भी माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की पूरी हद के बारे में सीख रहे हैं। वे इसके प्रभावों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। हालांकि जो हम पहले से जानते हैं वह चिंताजनक है। माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा हो सकता है। ये छोटे कण लंबी दूरी तय कर सकते हैं और सैकड़ों वर्षों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। ये समुद्र से लेकर पहाड़ों तक हर जगह पाए जा सकते हैं। ये छोटे प्लास्टिक के कण जानवरों द्वारा निगले जा सकते हैं, खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं और अंततः हमारी प्लेटों में आ सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या को समझने और उनके प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। Subscribe, like and share Cosmo Academia. माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होते हैं जो आकार में 5 मिलीमीटर से कम होते हैं। ये छोटे कण हमारे पर्यावरण में व्यापक रूप से पाए जाते हैं और विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स वे होते हैं जो पहले से ही छोटे आकार में होते हैं, जबकि द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स बड़े प्लास्टिक की वस्तुओं के टूटने से उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स जानबूझकर विशेष उद्देश्यों के लिए बनाए गए छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। ये अक्सर सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पाए जाते हैं। इनमें सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स, जैसे कि फेस स्क्रब और टूथपेस्ट शामिल हैं। सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले रेशे भी प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स का एक प्रमुख स्रोत हैं। जब हम अपने कपड़े धोते हैं तो ये छोटे रेशे पानी में मिल जाते हैं और औद्योगिक निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के छर्रे शामिल हैं। ये छोटे प्लास्टिक के कण अक्सर उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स बड़ी प्लास्टिक की वस्तुओं के टूटने से उत्पन्न होते हैं। ये वस्तुएं समय के साथ छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इनमें प्लास्टिक की बोतलें, बैग और अन्य प्लास्टिक कचरा शामिल हैं जो पर्यावरण में बिखरे होते हैं, और मछली पकड़ने के उपकरण शामिल हैं जो सूर्य के प्रकाश, हवा और लहरों के संपर्क में आने के कारण समय के साथ छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये छोटे टुकड़े फिर हमारे जलमार्गों और महासागरों में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या में योगदान करते हैं। वे न केवल जलमार्गों को दूषित करते हैं, बल्कि भूमि और वायु को भी प्रभावित करते हैं। उनका छोटा आकार उन्हें हवा और पानी द्वारा आसानी से ले जाने योग्य बनाता है, जिससे वे सबसे दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्र को भी दूषित कर सकते हैं। ये कण हमारे खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वे सबसे दूरस्थ पारिस्थितिक तंत्र को भी दूषित कर सकते हैं। ये एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. माइक्रोप्लास्टिक्स विभिन्न रास्तों से पर्यावरण में अपना रास्ता खोज लेते हैं। एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारी दैनिक गतिविधियां और खपत के तरीके हैं। सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई से अपशिष्ट जल प्रणालियों में अनगिनत माइक्रोफाइबर निकलते हैं। ये रेशे अक्सर निस्पंदन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देते हैं और नदियों, झीलों और महासागरों में चले जाते हैं। इसी तरह माइक्रोबीड्स युक्त व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का उपयोग माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण में योगदान देता है। औद्योगिक गतिविधियां जैसे प्लास्टिक उत्पादन, निर्माण और परिवहन भी पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ती है। अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन, विशेष रूप से लैंडफिल में या सीधे पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे का निपटान समस्या को और बढ़ा देता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रवाह को कम करने के लिए इन स्रोतों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। Subscribe, like and share Cosmo Academia.
एक बार जब माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यावरण में प्रवेश कर जाते हैं तो वे पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। उनका छोटा आकार उन्हें छोटे जो प्लैंकटन से लेकर बड़े समुद्री स्तनधारियों तक जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा आसानी से निगल लिया जाता है। ये कण जानवरों के पाचन तंत्र में जमा हो सकते हैं, जिससे शारीरिक नुकसान, भूखमरी और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक्स पर्यावरण में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों जैसे कीटनाशकों और भारी धातुओं को भी अवशोषित और परिवहन कर सकते हैं। जब इन दूषित कणों को निगला जाता है तो वे जीवों के ऊतकों में हानिकारक रसायनों को स्थानांतरित कर सकते हैं। विषाक्त पदार्थों के इस जैव संचय का खाद्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5, दिल्ली का भूजल, चिंता का कारण। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दिल्ली के भूजल में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी का पता चला है, जिससे इस क्षेत्र में पीने के पानी की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया और ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा संचालित अध्ययन दिल्ली के सभी 11 जिलों के भूजल के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य भूजल की गुणवत्ता का आकलन करना और उसमें मौजूद संभावित खतरों की पहचान करना था। निष्कर्षों से शहर के भूजल में माइक्रोप्लास्टिक्स की व्यापक उपस्थिति का पता चला है, जो मानव खाद्य श्रृंखला में इन कणों के प्रवेश के लिए एक संभावित मार्ग का संकेत देता है। यह स्थिति न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। अध्ययन में यमुना नदी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए, जिससे पता चलता है कि दूषित सतही जल भूजल में रिस रहा होगा। यमुना नदी, जो दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, में प्रदूषण का यह स्तर चिंताजनक है। ये निष्कर्ष दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए और अधिक शोध और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, वन्य जीवों पर प्रभाव, एक खामोश खतरा। माइक्रोप्लास्टिक्स वन्य जीवों, विशेष रूप से समुद्री जानवरों के लिए एक व्यापक खतरा है। समुद्री कछुए अक्सर प्लास्टिक की थैलियों को जेलीफिश समझ लेते हैं, जिससे उनके पाचन तंत्र में अंतर्ग्रहण और रुकावट पैदा हो जाती है। समुद्री पक्षी भी असुरक्षित हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग सभी समुद्री पक्षी प्रजातियों ने प्लास्टिक का सेवन किया है। माइक्रोप्लास्टिक्स के अंतर्ग्रहण से इन जानवरों में भूखमरी, आंतरिक चोटें और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। वन्य जीवों पर माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र के परस्पर संबंध और प्लास्टिक प्रदूषण के दूरगामी परिणामों की कठोर याद दिलाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, जोखिम में मानव स्वास्थ्य भीतर का अदृश्य खतरा। जबकि मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रभाव की पूरी सीमा की अभी भी जांच की जा रही है, संभावित जोखिमों के बारे में चिंता बढ़ रही है। माइक्रोप्लास्टिक्स विभिन्न मानव अंगों में पाए गए हैं, जिनमें फेफड़े, लीवर और यहाँ तक कि प्लेसेंटा भी शामिल है। ये कण हानिकारक रसायनों को ले जा सकते हैं, जो अंतःस्रावी कार्य को बाधित कर सकते हैं, सूजन पैदा कर सकते हैं और संभावित रूप से पुरानी बीमारियों के विकास में योगदान कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के संपर्क में आने के दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। हालांकि सबूत बताते हैं कि हमें इन संभावित हानिकारक कणों के संपर्क में आने को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8, हम क्या कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की हमारी खपत को कम करना महत्वपूर्ण है। हम प्लास्टिक बैग, बोतलों और पैकेजिंग के पुनः प्रयोज्य विकल्प चुन सकते हैं। उन कंपनियों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है जो सक्रिय रूप से अपने प्लास्टिक पदचिह्न को कम कर रही हैं। प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान पर मजबूत नियमों की वकालत करने से प्रणालीगत परिवर्तन हो सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9, आगे देख रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक्स से मुक्त भविष्य।
माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। माइक्रोप्लास्टिक्स के स्रोतों, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव और उपलब्ध समाधानों को समझकर हम सभी एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य में योगदान दे सकते हैं। प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता को कम करना, स्थायी विकल्पों का समर्थन करना और जिम्मेदाराना अपशिष्ट प्रबंधन की वकालत करना माइक्रोप्लास्टिक्स से मुक्त दुनिया की दिशा में आवश्यक कदम है। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कॉस्मो एकेडेमिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।